आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मामूली पुलिस वाले के आगे झुके देश के प्राइम मिनिस्टर? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मामूली पुलिस वाले के एक फोन कॉल से रुक गया पूरे दुश्मन देश का कैश सप्लाई? आखिर क्यों एक गरीब पुलिस वाले से थर थर कांपे देश के सबसे बड़े डॉन? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मुजरिम को फांसी मिलने के बाद भी उसकी जेल के जेलर को दिखा वो जिंदा? क्यों इस कहानी को लोग पैसे खर्च करके भी सुनना चाहते हैं? जानिए इस कहानी का हर अंगेज सच अब फ्री में सिर्फ आपके लिए। अबे गंवार, तुझे क्या लगता है वर्दी पहन ली तो खुद को चुलबुल पांडे समझने लगा? बड़ी बड़ी मूछें रख लेने से कुछ नहीं होता। खुद को शेर मत समझ, मूछें तो बिल्ली की भी होती है। एक बात गांठ बांध ले, तू हम सब सीनियर्स का गुलाम है। जा जाकर सबके लिए कॉफी लेकर आ। तुम हमेशा मेरी बेइज्जती क्यों करते हो पुष्कर? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जबान चलाता है साले। कितनी बार समझाया तेरे को, जब सीनियर्स के बीच में डिस्कशन चल रहा हो तब बीच में भौंका मत कर। तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या बे? अकल के अंधे, अभी 4 दिन पहले ही तूने कांड किया था, क्या तू ये भूल गया? ये बात सुनते ही विक्रांत को 4 दिन पहले की बात याद आई। अरे बैल बुद्धि, तुझे हम वही काम देते हैं जिसे तेरी मोटी बुद्धि समझकर हजम कर सके। तुझे चाय कॉफी बनाने को बोला था, तू वो कर। यहाँ ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं। बड़े अधिकारी दिखे नहीं कि लगे चापलूसी करने। लेकिन सर मैं तो बस। यहाँ शहर में लड़कियों के दाहिने हाथ काटे जा रहे हैं। एक के बाद एक जवान लड़कियां इसका शिकार होती जा रही हैं। हम सबके दिमाग फट चुके हैं कि आखिर हाथ काटने वाले को पकड़े कैसे, और तुम हो के अपनी होशियारी झाड़ने में लगे हुए हो। तुम जैसे नवाकुल से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? अब मुंह बंद करके चुपचाप कोने में बैठ, वरना पूरे पुलिस स्टेशन की फर्श तुझसे चटवा कर साफ करवाऊंगा। कमिश्नर डिसूजा के आते ही पुष्कर और बाकी पुलिस वाले शहर में हो रहे जवान लड़कियों के दाहिने हाथ काटने वाले जुर्म के गुनहगार को पकड़ने के लिए स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे थे। पुष्कर, तुम अपनी टीम में से किसी को कहो कि वो जिस एरिया में कल वाली वारदात हुई है वहाँ के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करें, और वो लड़की जिसका कल रात हाथ कटा उसके कॉल रिकॉर्ड्स पे निकलवाओ तुरंत। कमिश्नर डिसूजा पुष्कर से ये कह ही रहे थे कि तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे देख के पुष्कर के साथ साथ बाकी पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। सीसीटीवी फुटेज से कुछ नहीं मिलेगा और न ही कॉल रिकॉर्ड से। हमें लड़की के नाखून में लगे ब्लड सैंपल्स की टेस्टिंग पर ध्यान देना होगा, उसी से शायद कोई सुराग मिल जाए। शहर के कमिश्नर से इस तरह बात करने की वजह से पुष्कर गुस्सा हो गया और विक्रांत को भला बुरा कहने लगा। गधे के पूत, तुम्हें पता भी है कि यहाँ क्या चल रहा है? हमें अगले 2 दिनों में ये केस सॉल्व करना है। सीएम साहब ने खुद ऑर्डर दिए हैं और तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी बकवास सुनेंगे? चाय बांटने आया था, चुपचाप चाय बांटकर यहाँ से निकल, और अपनी फटी हुई बोरी जैसी शक्ल यहाँ दोबारा मत दिखाना, समझा? ये कहकर पुष्कर ने विक्रांत को भगा दिया था और आज 4 दिन बाद एक नए केस के लिए भी उसे वो लताड़ रहा था। सीधा साधा विक्रांत कुछ समझ पाए तभी वहाँ उसकी फीमेल कॉलीग ने उसका बचाव करते हुए कहा, पुष्कर सर, आप विक्रांत सर से ऐसी बात नहीं कर सकते। वो भी आपकी तरह सब इंस्पेक्टर हैं। और तुम्हारी पोस्ट क्या है थाने में? जी हेड कांस्टेबल। हवलदार होकर इंस्पेक्टर से सवाल लड़ाती है? सस्पेंड करूं क्या? जगह अंधेरी पुलिस स्टेशन। और आपने अभी अभी जिन 3 लोगों को बातें करते हुए सुना, उसमें जो आदमी बदतमीजी से बात कर रहा है उसका नाम है इंस्पेक्टर पुष्कर, और जो आदमी की बेइज्जती सह रहा है उसका नाम है इंस्पेक्टर विक्रांत। बेचारा विक्रांत, उसे वर्दी तो मिली लेकिन इज्जत नहीं। वो चुपचाप इंस्पेक्टर पुष्कर के लिए कॉफी बनाने निकल चुका था। ठीक रात के 2:35 पर एक तरफ मुंबई के अंधेरी पुलिस स्टेशन में विक्रांत कॉफी बना रहा था, तो दूसरी तरफ मुंबई से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर पुणे के यरवाड़ा सेंट्रल जेल के अंडा सेल में बैठा एक कैदी बोला, ए टुल्ले, टाइम क्या हुआ रे? सजाना काय को भेजा खारेला? सारा आधी रात को भी चैन नहीं है तेरे को। काय को बड़क रेला है? आज अपन की लाइफ का आखिरी नाइट है। कल से तेरा भेजा खाने वाला इस जेल में कोई नहीं बचेगा रे। तेरे पिछवाड़े में पता नहीं कौन सा कीड़ा है। 3 घंटे बाद तुझे फांसी होने वाली है, लेकिन तेरी चर्बी कम नहीं हो रही। अरे कुछ ही देर के बाद मरने वाला है तू। डर नहीं लग रहा है तेरे को? डरने का काय को बे? काय को डरने का? अरे एक ना एक दिन तो सबको जाने का इस डर से। आज अपन टपकेगा, कभी न कभी तू भी तो टपकेगा। इधर कोई परमानेंट रहने का नहीं आयला रे। ये जो कैदी है वो कोई मामूली कैदी नहीं। 4 लोगों के मर्डर के चार्ज में इसे सजाए मौत सुनाई गई थी, और आज 3 घंटे बाद इसे फांसी दी जानी है। कोई आखिरी ख्वाहिश? अरे मेरे को तेरा दामाद बनने का है, बना सकता है क्या? चुप क्यों है, बोलना। साला सबसे पहले उस एड़े को पकड़ के टपकाना मांगता है जिसने ये आखिरी ख्वाहिश पूछने वाला रूल बनाया। साला जब ख्वाहिश पूरा नहीं कर सकते तो काय को पूछते हो यार?
इसके मुंह पर काला कपड़ा पहनाकर गले में फंदा डाल दो। अपन के गले में सिर्फ फंदा डालने का, काला कपड़ा नहीं मांगना मेरे को। देख रहे हैं बंदे की अकड़। ये आदमी अभी चंद सेकंड के बाद एक मोटी रस्सी पर लटक रहा होगा। फांसी का मतलब समझते हैं ना आप। आंखें फट जाती हैं, जबान पूरी की पूरी मुंह से बाहर निकल आती है, पैंट तक गीली हो जाती है। लेकिन पता नहीं ये आदमी किस मिट्टी से बना है। मौत का इसे रत्ती भर भी खौफ नहीं है। खैर, फांसी तो उसे होनी ही थी। जल्लाद तैयार खड़ा था। जेलर ने घड़ी में देखा और जैसे ही जल्लाद को इशारा किया, उसने लेवर खींच दिया। ये आदमी तो मर गया, लेकिन कभी कभी कहानी की शुरुआत में मर चुके किरदार ही कहानी के असली अदाकार होते हैं। कहानी आगे बढ़ेगी, लेकिन अभी अभी जिस आदमी को फांसी हुई है उसे भूलना मत। हम चलते हैं यरवाड़ा सेंट्रल जेल से एक बार फिर अंधेरी पुलिस स्टेशन। सर, कातिल बड़ा ही शातिर है। उसका टारगेट सिर्फ कॉल गर्ल्स है। पहले वो लड़कियों को बुरी तरह से तड़पाता है और फिर रेप के बाद बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। सर, अगर मुझे अलाउ करे तो मैं इस केस को सॉल्व करना चाहूंगा। अबे ओ फैंटम की औलाद, साला हम पिछले 3 महीने से अपनी नींद हराम किए बैठे हैं और तू केस सॉल्व करेगा? जा पंडित को बोल के सबके लिए अदरक वाली चाय लेकर आए। आया बड़ा केस सॉल्व करेगा। पुष्कर, ये क्या तरीका है अपने कलीग से बात करने का? विक्रांत भी टीम का हिस्सा है, हो सकता है उसके दिमाग में कोई प्लान हो। सर, ये गंवार है और गंवार ही रहेगा। चपरासी बनने के लायक नहीं है ये। पता नहीं सब इंस्पेक्टर कैसे बन गया। एनफ इज एनफ पुष्कर। विक्रांत, तुम बैठ जाओ और बताओ कि तुम्हारे दिमाग में सीरियल किलर रेपिस्ट को पकड़ने का क्या प्लान है? 3 साल में पहली बार किसी ने विक्रांत से उसकी राय मांगी थी, वो भी इतने बड़े केस में। इंस्पेक्टर पुष्कर अंदर ही अंदर जल रहा था। विक्रांत बेचारा सीधा साधा, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था। अंधेरी पुलिस स्टेशन में विक्रांत की औकात सचमुच किसी गुलाम से कम नहीं थी। आज उसने एसीपी डिसूजा के सामने मुंह खोला है। विक्रांत, जो कि कल तक पुष्कर के डर से टीम मीटिंग में कुर्सी पर बैठता ना था, उसने पुष्कर से पंगा ले लिया है। सर, इस केस को मैं 24 घंटे में सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। और वो शर्त क्या है? शर्त यह है कि अगर मेरे काम में किसी ने टांग अड़ाई तो उसकी टांग की गारंटी मेरी नहीं होगी। समझ गया विक्रांत, गो अहेड, आई वांट रिजल्ट्स। ठीक है, फिर अगले 24 घंटों में उस बदमाश को घसीटते हुए थाने में ले आऊंगा। देख रहे हैं हमारे हीरो का कॉन्फिडेंस। कल तक पुष्कर के सामने उसकी जबान तक नहीं खुलती थी। भीगी बिल्ली बना उसके नौकर की तरह उसके सारे काम किया करता था। आज वही इंस्पेक्टर विक्रांत अंधेरी पुलिस स्टेशन के सारे स्टाफ के बीच ऐसे खड़ा था जैसे जंगल का बब्बर शेर इतनी पित्ती जानवरों के बीच बादशाह की तरह खड़ा होना। विक्रांत की तरफ से एक्शन पूरा हो चुका था, तो जाहिर है पुष्कर का रिएक्शन तो आएगा ही। कॉन्फिडेंस तो देखो, इसे कहते हैं उड़ता तीर लेना। क्या कहा था तूने? उस रेपिस्ट क्रिमिनल को घसीट कर थाने में ले आएगा? साले, कभी एक मच्छर भी मारा है तूने? मच्छर का तो पता नहीं, लेकिन आज एक चूहा मेरे हाथ से जरूर मरेगा। चूहा किसको बोला बे? यहाँ और कोई है क्या? अपना हीरो फुल फॉर्म में आ चुका है। कल तक पुष्कर जिस विक्रांत को जूते की नोक पर रखता था, आज वही विक्रांत पुष्कर को उंगली कर रहा है। पुष्कर से कहाँ बर्दाश्त होने वाला था, उसने विक्रांत का गला पकड़ लिया। कब से तेरी बकवास सुन रहा हूँ। साला कुछ बोल नहीं रहा तो कान में मूत रहा है। आज तो तेरे को तेरी नानी याद दिलाएगा मैं। विक्रांत पहले से ही तैयार था। सबसे पहले उसने पुष्कर के हाथ का मजबूत फंदा अपने गले से हटाया और एक ही झटके में पुष्कर को हवा में उठा लिया और किसी अनाज के बोरे की तरह एक लकड़ी के टेबल पर पटक दिया। लकड़ी का टेबल चकनाचूर तो हुआ ही, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पुष्कर की कमर की हड्डियों की सेटिंग भी विक्रांत ने खराब कर दी थी। दोबारा मेरे गिरेबान पर हाथ डाला ना तो पूरे पुलिस स्टेशन के फर्नीचर के साथ साथ तेरी हड्डियां भी तोड़ दूंगा। अब भी वक्त है, सुधर जा। अगर मैं सुधारने पर आया ना तो बड़ी तकलीफ होगी तुझे। थाने में मौजूद सभी पुलिसकर्मी ये सोचकर हैरान थे कि जो आदमी पिछले 3 साल से इंस्पेक्टर पुष्कर से नजरें तक उठाकर बात नहीं करता था, वो अचानक गंगाधर से शक्तिमान कैसे बन गया। विक्रांत का बदला हुआ ये रूप किसी के गले नहीं उतर रहा था। सारे पुलिस वालों को इग्नोर कर हमारा हीरो अब निकल पड़ा उस दरिंदे की तलाश में जो मुंबई के रेड लाइट एरिया में कॉल गर्ल का रेप कर उन्हें बेरहमी से मार देता है। कहानी जारी है, लेकिन कहानी आगे सुनने से पहले एक बात गौर से सुनिए। ये कोई एडी गेरी नथु गेरी कहानी नहीं है। इस कहानी को सुनने के लिए अमेरिका के लोगों ने डॉलर्स में पैसे चुकाए हैं, लेकिन यही कहानी पॉकेट एफएम अपने यूजर्स को सुनाने जा रहा है बिल्कुल फ्री। आपको पूरी कहानी मुफ्त में सुनने के लिए बस नीचे नजर आ रहे इंस्टॉल बटन को दबाना है। चलो अब हम देखते हैं हमारा हीरो इंस्पेक्टर विक्रांत कातिल को पकड़ने के लिए कहाँ पहुँचा है। ए हीरो, खाली शराब ही चखता रहेगा या शबाब के मजे भी लेगा? मुझे जो चाहिए वो तो तू दे नहीं पाएगी। मैं तो तुझे जो चाहिए दे दूंगी, लेकिन कीमत चुकाने की औकात है तेरी?
जानती है तू किससे बात कर रही है? क्यों, अमेरिका का प्रधानमंत्री है क्या तू? कॉल गर्ल्स के रेपिस्ट को ढूंढना था तो जाहिर है हमारा हीरो विक्रांत कातिल की तलाश में मुंबई के भिंडी बाजार के रेड लाइट एरिया के ब्लू स्काई लेडीज बार में पहुंच चुका था। विक्रांत ने चैलेंज तो ले ही लिया था, लेकिन भिंडी बाजार में से एक कातिल को ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा काम था। तभी विक्रांत की नजर एक आदमी पर पड़ती है। चेहरे पर मास्क पहना हुआ वो आदमी विक्रांत को कुछ अजीब सा लग रहा था। ऊपर से उसने जो जैकेट पहन रखी थी उस पर बना हुआ चीते का निशान उस लेडीज बार में बैठे हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। तभी वो आदमी एक कॉल गर्ल से बात करने लगता है। शायद उसे लड़की पसंद आ गई थी। आखिरकार वो एक लड़की को अपने साथ लेकर बार से बाहर निकल जाता है। विक्रांत भी उस आदमी के पीछे पीछे बार से बाहर निकल जाता है। बार से बाहर निकलने के बाद विक्रांत के सामने सिर्फ खुली सुनसान सड़क थी, न इंसान की जात। तभी विक्रांत की नजर सड़क के उस पार खड़ी कार के बंद शीशे पर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कार के अंदर से बार बार शीशे को पीट रहा था। लगता है कुछ तो गड़बड़ है। विक्रांत भागकर कार के पास पहुंचा और उसने देखा एक लड़की जिसके मुंह पर टेप चिपका हुआ था, उसके हाथ बंधे हुए थे और कार से बाहर आने के लिए वो लड़की कार की खिड़की के शीशे को लगातार पीट रही थी। मुझे ढूंढ रहा है ना? कौन है तू? वही जिसे तू आज घसीट कर पुलिस थाने ले जाने को चैलेंज किया था। तुझे यह सब कैसे मालूम? मुझे तो ये भी मालूम है कि तूने पतलून के अंदर कौन से रंग का अंडरवियर पहना हुआ है। कौन था वो आदमी जो विक्रांत के बारे में इतना कुछ पहले से जानता था? तभी अचानक मास्क पहने उस आदमी ने विक्रांत के सर पर एक लोहे का मजबूत सरिया दे मारा। वार इतना करारा था कि विक्रांत बेसुध होकर जमीन पर ढेर हो गया। देख रहे हैं आप, हमारा हीरो अपने शिकार तक तो पहुंच गया था, लेकिन खुद शिकार हो बैठा था। आधी रात का वक्त, एक तरफ मुंबई की सुनसान सड़क, दूसरी तरफ एक लड़की की इज्जत पर खतरा और सड़क पर बेहोश पड़ा था हमारा हीरो इंस्पेक्टर विक्रांत। तभी बेहोश विक्रांत के कानों में गूंजी एक आवाज। अबे और ठुल्ले, अपन जानता है तेरे को तेरी इज्जत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपन की इज्जत का क्या? ऐसे पड़े रहने से काम नहीं चलने वाला। चल उठ जा। अगर आज उस लड़की की इज्जत लूटी तो मैं तेरे को नंगा करके पूरे बम्बई में घुमाएगा। किसकी थी आवाज? कौन था जो विक्रांत को बेहोशी से जगा रहा था? कहानी अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन इसी कहानी को आगे सुनने से पहले एक बार चेक कर लीजिए कि आपने नीचे नजर आ रहे इंस्टॉल बटन को दबाया कि नहीं। अब आते हैं कहानी पर। विक्रांत के कानों में जो आवाज गूंजी थी उसके बारे में थोड़ी देर बाद आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन वो आवाज सुनकर विक्रांत उठ खड़ा हुआ और किसी खूंखार चीते की तरह कातिल पर झपट पड़ा और लगातार लातों और घूसों से उस पर वार करने लगा। विक्रांत ने कातिल को संभलने तक का मौका नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि रेपिस्ट अधमरा होकर तड़पने लगा। विक्रांत ने रेपिस्ट को उसकी कार में पटका और बार गर्ल को भी अपने साथ लेकर सीधा अंधेरी पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। अब पुष्कर का क्या होगा? सर, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये जिस आदमी को अरेस्ट करके लाया है वो रेपिस्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन उस आदमी ने अब तक किए हुए सारे रेप और मर्डर का गुनाह कबूल कर लिया है। मैं अच्छे से जानता हूँ विक्रांत को। वो एक नंबर का फट्टू आदमी है। मुझे तो लग रहा है जिस आदमी को वो अरेस्ट करके लाया है वो आदमी भी भाड़े का ही होगा। और वो बार्बर जिसे रेपिस्ट मारने वाला था वो भी तो आई विटनेस है इस वारदात की। पुष्कर, मैं जानता हूँ कि तुम विक्रांत से नफरत करते हो। अब छोड़ो भी, उसने जो कहा था प्रूव करके दिखाया। पुष्कर को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस कातिल को पुलिस की टीम पिछले कई महीनों से ढूंढ रही थी, विक्रांत ने चैलेंज के साथ उस कातिल को ढूंढ निकाला था। इसी बीच विक्रांत जैसे ही एसीपी डिसूजा के सामने पहुंचा, डिसूजा की आंखें चमक उठी। विक्रांत माय बॉय, आज तुमने हमारे पुलिस महकमे का सर ऊपर कर दिया। और हाँ, ये लो तुम्हारा इनाम। इनाम किस लिए सर? जिस बदमाश को तुमने अरेस्ट किया है, सरकार ने उसके सर पर 25 लाख रुपए का इनाम रखा था। तुमने सिंगल हैंडेड इस केस को सॉल्व किया है। इसके लिए 25 लाख रुपए का चेक तुम्हारा हुआ। और किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। एक सिगरेट मिलेगी? हाँ, क्यों नहीं, ये लो। तूने कब से सिगरेट पीना शुरू कर दिया बे? बस अभी अभी शुरू किया है। ये मेरी पहली सिगरेट है। तुझे कोई प्रॉब्लम है? अपना पहला ही केस विक्रांत ने जिस तरह से सॉल्व किया था, पुष्कर अंदर ही अंदर जल भुन रहा था, लेकिन बेचारा करता भी क्या। तभी विक्रांत ने एसीपी डिसूजा से पूरे एटीट्यूड के साथ कहा, सर मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। कुछ जरूरी काम से पुणे जाना चाहता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन जल्दी आ जाना। एक बहुत बड़ा केस मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। जैसे ही पुणे से वापस आओ, सबसे पहले मुझसे मिलना। हमारा हीरो अब जा रहा है मुंबई से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर पुणे। याद है, मैंने आपको कहानी की शुरुआत में कहा था, कभी कभी कहानी की शुरुआत में मर चुके किरदार ही कहानी के असली अदाकार होते हैं। वो आदमी याद है जिसे यरवड़ा जेल में
फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। हम भी अब वहीं चलते हैं। सुबह सुबह विक्रांत यरवड़ा सेंट्रल जेल के सामने पहुंचा। जीप से निकलकर विक्रांत जेल के दरवाजे के बाहर पहरा दे रहे कांस्टेबल के पास पहुंचा। विक्रांत को देखते ही कांस्टेबल की हालत खराब हो चुकी थी। उसका मुंह विक्रांत को देखकर खुला का खुला रह गया। उसकी आंखें फट चुकी थीं। विक्रांत कुछ कहता उससे पहले वो कांस्टेबल खौफ के मारे बेहोश होकर जमीन पर ढेर हो गया। क्या हुआ भाई, भूत देख लिया क्या? अरे जिंदा भी हो या निकल गए? तभी अचानक जेल का दरवाजा खुला। विक्रांत ने देखा कि दरवाजे पर जेलर खड़ा विक्रांत को बड़े अजीब ढंग से घूर रहा था। अगले ही पल वो उल्टे पैर मुड़ा और जेल के अंदर की तरफ भागने लगा। साला इन सबको हो क्या गया है? मैं तो यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ। विक्रांत ने आखिरकार जेल के भीतर कदम रखा तो अंदर अफरा तफरी का माहौल था। हर कोई बदहवास होकर इधर उधर भाग रहा था। तभी बैरक में बंद एक कैदी ने जेलर को रोकते हुए पूछा, अरे क्या हुआ साहब, आप सब ऐसे क्यों पागलों की तरह भाग रहे हो? 2 दिन पहले इसी जेल में एक आदमी को फांसी दे दी गई थी। मैंने अपनी आंखों से एक बदमाश को फांसी के फंदे पर लटकते हुए देखा था। मेरे सामने उसका अंतिम संस्कार भी हुआ था। आज वही बदमाश पुलिस की वर्दी पहनकर जेल में घुस आया है। विक्रांत की कहानी तो आपने सुनी, उस बदमाश की कहानी भी आपने सुनी जिसे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। तो फिर ऐसा क्या कनेक्शन था विक्रांत और उस बदमाश के बीच जो यरवड़ा सेंट्रल जेल में सबकी हालत पतली हो चुकी थी? क्या इतिहास था उस आदमी का और किस जुर्म में उसे फांसी दी गई थी? कल तक भीगी बिल्ली बनकर घूमने वाला इंस्पेक्टर विक्रांत अचानक फैंटम कैसे बन बैठा? अचानक मुंबई से पूना की सेंट्रल जेल आने के पीछे विक्रांत का क्या मकसद था? कहीं विक्रांत और फांसी दिए गए बदमाश के बीच सचमुच कोई कनेक्शन तो नहीं था? सवालों की सैकड़ों घंटियां बज चुकी हैं, इनके जवाब भी मिलेंगे। लेकिन कहानी के अगले एपिसोड में पॉकेट एफएम आपके लिए ला रहा है एंटरटेनमेंट का ऐसा पावरफुल धमाका जिसे नहीं सुना तो बहुत पछताओगे। डिटेक्टिव विक्रांत की सभी कहानी के एपिसोड्स मुफ्त में सुनने के लिए अभी नीचे नजर आ रहे इंस्टॉल के बटन को दबाकर डाउनलोड कर लें पॉकेट एफएम ऐप।